हाथों में लिस्ट लिए एसपी रिया वर्मा अपनी बहन नीति की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट पहना था, पैरों में साधारण जूते और चेहरे पर सादगी थी। न कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम लड़की की तरह। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी न पाए कि कौन आई है। तभी उसकी नजर उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वो पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी रिया धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक गोपाल अग्रवाल हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। रिया को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम ग्राहक होगी। वो काउंटर के पास जाकर बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाइए। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। रिया एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उसने एक साड़ी को देखकर कहा, ये रंग बहुत हल्का है, नीति पर खिलेगा नहीं, इसका बॉर्डर भी बहुत पतला है, शादी के हिसाब से नहीं जचेगा। फिर उसने एक और साड़ी को पलटते हुए कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा चटक है, दुल्हन को थोड़ा सादगी भरा लुक चाहिए। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर गोपाल अग्रवाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार रिया को घूर रहा था। फिर वो रूखेपन से बोला, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन रिया का दिल मान ही नहीं रहा था। उसके लिए सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, उसकी बहन नीति के लिए उसका प्यार था। रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। गोपाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। वो बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया। अब काउंटर साड़ियों से भर गया। रिया एक एक साड़ी खुलवा कर देख रही थी और गोपाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में बोला, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी पसंद आई नहीं रही है इसको। रिया ने ये सुन लिया। एक पल को उसे बुरा लगा। चाहे तो वो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, पर उसने सोचा आज मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। करीब 1 घंटे की माथापेची के बाद उसकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वो साड़ी जैसे नीति के लिए ही बनी थी। रिया के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। गोपाल ने राहत की सांस ली। लड़के ने साड़ी को तय करके चमकीले पैकेट में डाल दिया। रिया ने पैसे दिए और पैकेट हाथ में लिया। उसके मन में खुशी थी कि उसने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा चुना है। वो दुकान से निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर पैकेट की एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी। उसने पैकेट खोला। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह धागा टूटा हुआ था और लटक रहा था। उसने हल्के से खींचा तो कढ़ाई खुलने लगी। ये डिफेक्टिव पीस था। रिया का चेहरा उतर गया। वो वापस काउंटर पर गई और बोली, भैया ये देखिए, इसमें धागा टूटा हुआ है, ये तो उधर जाएगी। गोपाल अग्रवाल ने एक नजर डाली और लापरवाही से बोला, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना। रिया का गुस्सा बढ़ गया। चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब गोपाल भी भड़क गया। देखिए मैडम, अब बार बार नहीं बदल सकते, आपने खुद देख कर ली है, इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हैं? रिया के आत्मसम्मान को ठेस लगी। वो अफसर थी, पर उससे पहले एक ग्राहक थी। उसने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना पैसे वापस करो। गोपाल ने आंखें तरेर ली। बोला, पैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ। अब बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे। माहौल गर्म हो गया। रिया ने ऊंची आवाज में कहा, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। गोपाल चिल्लाया, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो खुद को, चलो भागो यहाँ से। ये सुनते ही रिया ने गुस्से में पैकेट काउंटर पर पटक दिया। लड़का पीछे से बोला, अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। रिया ने उसे घूरा। उसकी आंखों की सख्ती ने उसे चुप करा दिया। गोपाल ने गुस्से में मोबाइल निकाला। ज्यादा हंगामा मत करो वरना पुलिस बुलाऊं। रिया के होठों पर मुस्कान आई। बोली, हाँ बुला लो पुलिस को, देख लेते हैं। गोपाल ने थाने का नंबर मिलाया और बोला, हेलो थानेदार साहब, गोपाल अग्रवाल साड़ी भंडार से बोल रहा हूँ। यहाँ एक औरत झगड़ा कर रही है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन रखते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे पुलिस बुला ली इसने। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने पास की लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। अब पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी, सब ठीक हो जाएगा, वो मन ही मन बोली। आखिर वो इसी जिले की एसपी रिया वर्मा थी। हर थानेदारों से पहचानता था, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। करीब 10 मिनट बाद एक पुरानी पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा उतरा, इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर। तोंद बाहर निकली हुई, चेहरे पर अकड़ और आवाज में घमंड। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। भीड़ पीछे हट गई। गोपाल अग्रवाल दौड़कर उसके पास गया और रिया की ओर इशारा करते हुए बोला, साहब यही है वो औरत, बिना बात के झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है। रघुवीर ठाकुर ने बिना सवाल किए रिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे उसे पहले से अपराधी घोषित कर दिया हो। रिया अब भी कुर्सी पर बैठी थी, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में उम्मीद थी कि अब सब ठीक होगा।
रघुवीर गर्जा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? रिया ने शांत होकर कहा, तमीज से बात करो, फिर बताती हूँ। मैं रिया वर्मा हूँ। रघुवीर हंसा, हाँ हाँ पता है, अब सबकी माँ बनोगी तुम। सीधे थाने चलो, वहीं निकालता हूँ तुम्हारी अकड़। एक सिपाही आगे बढ़ा और रिया का हाथ पकड़ने लगा। रिया ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों में ऐसी सख्ती थी कि सिपाही झिझक गया। भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगी। लगती तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी गोपाल अग्रवाल ने रघुवीर ठाकुर को कंधे से पकड़कर दुकान के अंदर खींच लिया। काउंटर के पीछे उसने जेब से कुछ नोट निकाले और फुसफुसाया, साहब इसको उठा ले जाइए, धंधा खराब कर रही है, खर्चा पानी में देख लूंगा। रघुवीर ने नोटों पर नजर डाली। होठों पर गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ और बढ़ा दी। वो बाहर आया और सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाही आगे बढ़े और रिया की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ ली। रिया चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। रघुवीर ने सीटी बजाते हुए कहा, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में किसी ने ताना कसा, देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात जाएगी। गोपाल अग्रवाल अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुरा रहा था। रिया की आंखों में आग जल रही थी, पर वो चुप रही। अगर मैंने अभी अपनी पहचान बताई तो शायद ये तमाशा और बढ़ जाएगा, उसने मन में सोचा। सिपाहियों ने उसे धकियाते हुए जीप में बिठा दिया। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ जैसे उसकी इज्जत और पद उस जीप के भीतर कैद हो गए। जीप चल पड़ी। गोपाल अग्रवाल ने राहत की सांस ली और दुकान का शटर गिरा दिया। जब जीप थाने पहुंची तो वहां भीड़ नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले। हवा में सन्नाटा था। रघुवीर ठाकुर ने सिगरेट सुलगाई। सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और रिया को बाहर खींच लिया। रिया चुप थी, ना कोई बहस, ना कोई गिड़गिड़ाहट। उसकी नजर सीधे रघुवीर के चेहरे पर थी। रघुवीर बोला, ले चलो अंदर इसको। अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन है? रघुवीर ने कहा, बहुत बड़ी अफसर बनती थी, दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। रिया ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं रिया वर्मा जिले की एसपी हूँ। हेड कांस्टेबल ने बीच में टोका, नाम पता बाद में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने भारी लोहे का गेट खोला और उसे हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवा, टूटी चारपाई और दीवारों की पपड़ी, वही हवालात जिसका उसने कुछ दिन पहले निरीक्षण किया था। आज वो खुद वहीं एक कैदी थी। रघुवीर ठाकुर ने बाहर से ताला लगाते हुए हंसा, अब बनो अफसर और रानी बाई। रिया की परछाई सलाखों पर कांप रही थी। उसने सोचा, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, मैं इनसे इसका जवाब जरूर लूंगी। थोड़ी देर बाद थाने के एक कोने में लकड़ी की कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था, एसआई अरुण देव। ईमानदार, तेज और जिले में अपनी सख्ती के लिए मशहूर। वो एक केस फाइल देख रहा था कि तभी गेट के खटखटाने और ताले बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। हवालात में लाल सूट पहने एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वही रुतबा, वही सन्नाटा। अरुण का माथा ठनका। वो पास जाकर झरोके से झांका और एक सेकंड में उसका चेहरा सख्त हो गया। अरे ये तो उसके मुंह से निकला। उसने पास खड़े सिपाही से पूछा, ये कौन है, किस केस में लाई गई है? सिपाही ने हंसते हुए कहा, साहब एक दुकानदार से झगड़ रही थी, रघुवीर ठाकुर साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बहुत बड़ी अफसर बनती थी। अरुण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखें अब भी सलाखों के पार थीं। रिया ने भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल को दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल अरुण देव का खून सूख गया। वो गरजा, ये कोई आम औरत नहीं है, ये पूरे जिले की एसपी रिया वर्मा है। थाने में सन्नाटा छा गया। वो दहाड़ा, गेट खोलो जल्दी। सिपाही घबरा गया, पर रघुवीर साहब ने मना किया है। मैंने कहा गेट खोलो। अरुण की आवाज गूंज उठी। सिपाही के हाथ कांप गए। उसने कांपते हुए चाबी डाली, ताला खोला और गुंडा हटाया गया। अरुण ने सलामी ठोकी, मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी से सुधारता हूँ। रिया बाहर आई। चेहरा शांत था पर आंखों में तूफान। अरुण ने सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को फटकार लगाई। जैसे ही खबर फैली कि हवालात में बंद महिला दरअसल जिले की एसपी रिया वर्मा थी, रघुवीर ठाकुर के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। वो बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैर फिसल रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा, हवालात खुल चुकी थी, एसपी रिया वर्मा बाहर खड़ी थी और पूरा थाना खामोश था। रघुवीर के पैरों से जमीन खिसक गई। वो दौड़कर रिया के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, पहचान नहीं पाया, आप जो सजा दे मंजूर है। रिया का चेहरा शांत था, आवाज कड़क, गिड़गिड़ाने से गलती माफ नहीं होती इंस्पेक्टर। ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और तुमने उसे पैसों और घमंड के नीचे कुचल दिया। रघुवीर रोते हुए बोला, घर वाले भूखे मर जाएंगे मैडम, बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ अब कभी नहीं करूंगा। रिया ने बात काट दी, बस अब तेरी नौटंकी नहीं सुननी। तूने आम औरत समझकर मेरे साथ जो किया वैसा ना जाने कितनों के साथ करता होगा। आज से तू सस्पेंड है। थाने में सन्नाटा छा गया। रघुवीर वहीं गिर पड़ा, सिर पकड़कर रोने लगा। एसआई अरुण देव ने रिपोर्ट लिखी।
आदेश निकाला और उसी वक्त रघुवीर ठाकुर को जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। अगले दिन गोपाल अग्रवाल को भी नोटिस भेजा गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, पर रिया ने आराम नहीं किया। वो वॉशरूम गई, चेहरा धोया, कपड़े ठीक किए। अपमान का हर पल भीतर समेट लिया। एक सिपाही बोला, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। रिया ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वो फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। अगली सुबह शहर में एक ही खबर गूंज रही थी कि एसपी रिया वर्मा को एक दुकानदार और भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने पहचान ना पाने के कारण हवालात में डाल दिया। पूरे विभाग में खलबली मच गई। वरिष्ठ अफसरों से लेकर सिपाहियों तक सबको झटका लगा। जो कल तक रघुवीर ठाकुर के चमचे बने घूमते थे, आज वही उसे मुंह छिपा रहे थे। रिया ने रिपोर्ट फाइल की और 3 दिन के भीतर गोपाल अग्रवाल की दुकान पर जांच शुरू हो गई। उसका गोदाम सील कर दिया गया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और महिला के अपमान के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए। अब वही गोपाल जो कभी हंसता हुआ साड़ी के पैकेट में खराब माल देता था, थाने के बाहर वकीलों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। दूसरी ओर नीति की शादी की तैयारियां फिर शुरू हो गई। अब घर में हलचल थी, लेकिन रिया का चेहरा अब भी कठोर था। अपमान का जख्म गहरा था और वो भूलना उसके लिए नामुमकिन। शाम को नीति पास आई, मुस्कुराई। दीदी अब छोड़ भी दो ना, शादी का माहौल है, मूड बना लो। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। तू ठीक कहती है नीति, बस इस बार सब कुछ अच्छा होगा। उसने अपने मन की कसम खाई। अब कोई बेईमानी, कोई गुंडागर्दी इस शहर में सांस नहीं लेगी। 3 दिन बाद नीति की बारात आई। बैंड बाजे की धुन, रोशनी और खुशियों की चमक ने पूरे आंगन को जगमग कर दिया। रिया साड़ी में सजी, हल्की मुस्कान लिए मेहमानों का स्वागत कर रही थी। पर उसी रात जब जश्न अपने शिखर पर था, एक जीप अचानक घर के बाहर आके रुकी। दरवाजे पर 3 आदमी उतरे, चेहरों पर दुपट्टा बंधा हुआ, हाथों में देसी कट्टे। आगे आगे था गब्बर लोधी, जो एमएलए धर्मवीर चौहान का खास गुर्गा था। गब्बर के साथ था शंकर, जो कभी रघुवीर ठाकुर का साथी रह चुका था। दोनों के चेहरों पर वही घमंड था जो सत्ता की छाया में पनपता है। गब्बर ने गेट पर खड़े कांस्टेबल को धक्का देकर कहा, रिया वर्मा से कहना तेरी औकात याद दिलाने आया हूं। कांस्टेबल ने जवाब देने की कोशिश की, पर तभी गब्बर ने हवा में फायर किया। बारात में अफरा तफरी मच गई। ढोलक की आवाज बंद हुई, बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगी। रिया दौड़कर बाहर आई। कौन है तू? उसने चिल्लाते हुए कहा। गब्बर ने कट्टा उसकी ओर तान दिया। वो दुकानदार याद है ना, गोपाल अग्रवाल। उसके पीछे कौन था पता है? एमएलए धर्मवीर चौहान, और हम उसके आदमी हैं। रिया की आंखों में आग जल उठी। तो ये सारा खेल उसी का था? गब्बर हंसा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे, हमारे साहब ने कहा था। अब देखेंगे कितनी बड़ी अफसर है तू। इतना कहते ही उसने दूसरा फायर हवा में किया। रिया ने पलटकर अपने अंगरक्षक की ओर देखा। बुलेट प्रूफ जीप लाओ, सबको अंदर करो। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर डाला और चिल्लाई, सब लोग घर के अंदर जाओ तुरंत। भीड़ भागी, बैंड वाले भी छिप गए। अब सामने बस रिया और वो 3 गुंडे। रिया ने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली। अब बंदूकें उसी दिशा में चलेंगी जिधर से अन्याय आया है, उसने बुदबुदाया। गब्बर हंसा। औरत होकर मुझ पर बंदूक तानती है? रिया ने आंखें तरेरते हुए कहा। औरत जब बंदूक उठाती है तो सामने वाले की मर्दानगी खुद मर जाती है। शंकर ने गोली चलाई, लेकिन उससे पहले ही रिया ने घुटनों के बल झुककर सटीक निशाना लगाया। गोली सीधे शंकर के कंधे में लगी और वो गिर पड़ा। गब्बर गुस्से में चीखा, मार दो इसको, लेकिन उसके साथी भाग खड़े हुए। रिया ने दूसरा शॉट फायर किया। गोली गब्बर के हाथ में लगी और बंदूक गिर गई। पल भर में सायरन की आवाज गूंज उठी। एसआई अरुण देव अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। सारे हथियार नीचे डालो, वो गरजा। गब्बर ने हाथ उठाए, लेकिन उसकी नजर अब भी रिया पर थी। तेरे पीछे जो खड़ा है उससे तो मिलना पड़ेगा वर्मा, एमएलए साहब तुझे देखना चाहते हैं। रिया बोली, अब वही एमएलए अदालत में मुझे देखेगा। 3 दिन बाद जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। एमएलए धर्मवीर चौहान, गब्बर लोधी और उनका पूरा गिरोह कोर्ट में पेश हुआ। रिया खुद गवाही देने पहुंची। जज ने फाइल पलटी और बोला, साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि एमएलए धर्मवीर चौहान ने न केवल प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली, बल्कि एक महिला अधिकारी का अपमान करने की साजिश रची। सजा सुनाई गई। धर्मवीर चौहान को 5 साल की सजा और राजनीति से प्रतिबंध। गब्बर लोधी और शंकर को 10-10 साल कैद। कोर्ट रूम में रिया खड़ी थी, सिर ऊंचा, नजर स्थिर। उसकी आंखों में अब ठंडक थी, जैसे किसी अधूरे न्याय को मुकम्मल रूप मिल गया हो। बाहर मीडिया वाले उमड़ पड़े, फ्लैश चमक रहे थे, कैमरे घूम रहे थे। किसी ने पूछा, मैडम इस केस से आपको क्या सीख मिली? रिया ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति की पहचान
वर्दी से नहीं, सच्चाई से होती है। और अगर औरत चुप ना रहे तो कोई उसे कमजोर नहीं बना सकता। शाम को वो घर लौटी। नीति की विदाई हो चुकी थी, पर घर में अब सन्नाटा नहीं, सम्मान था। दरवाजे पर एसआई अरुण देव खड़ा था। मैडम, अब शहर आप पर गर्व करता है। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। धन्यवाद अरुण, अभी काम बाकी है, इस शहर को साफ करना। उसने आसमान की ओर देखा। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी साड़ी का बॉर्डर वही चमक रहा था जिसे उसने उस दिन खरीदा था। अब कोई धागा टूटा नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको रिया एसपी का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।